दोस्तों नमस्कार। राजनीति में क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया का कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। मसलन कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी, कोई निर्णय क्यों हो रहा है और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रतिक्रिया का भी कारण और उसका जो उद्देश्य है वो जानना ज़रूरी रहता है। तो मसलन अभी हाल ही में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और उसमें एक बिल लाया गया संविधान के संशोधन के लिए। 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया और उसके साथ दो चीज़ें और नत्थी कर दी गई। बिल लाने का जो मूल उद्देश्य था वह संविधान में संशोधन करके लोकसभा की सीटों का परिसीमन करने के लिए था कि परिसीमन की जाएगा, और उसी के साथ महिला आरक्षण बिल जो कि 2.5 साल पहले 2023 में पारित हो गया है और जिसे लागू नहीं किया गया है, उसमें संशोधन करने का प्रावधान लाया गया था। और इस बहाने, परिसीमन के बहाने महिला बिल को पास कराना था, या ये कहिए कि महिला बिल के बहाने परिसीमन को पास कराना था। तो इसी वजह से, इसी जटिलता की वजह से या इसी कुटिलता की वजह से ये बिल जो है 131वां संविधान संशोधन जो बिल था वो पारित नहीं हो पाया। सरकार उतनी संख्या नहीं जुटा पाई जितनी जरूरी थी उस संशोधन के लिए, और ये बिल गिर गया। उसके बाद से इसमें भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष ने महिलाओं के खिलाफ काम किया और महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं होने दिया। लेकिन हकीकत यह है कि विपक्ष ने जो संविधान संशोधन 131वां लाया गया था परिसीमन के लिए, उस बिल का विरोध किया और उसे नहीं पारित होने दिया। और इस वजह से महिला आरक्षण जो लागू होना था, जो बिल बन गया था, उसमें संशोधन जो किया जाना था वो नहीं हो पाया। तो अगर महिला बिल को लागू करना था तो वो जो 2023 में बिल पास किया गया है उसी आधार पे उसे लागू किया जा सकता है। अभी जो लोकसभा की 543 सीटें हैं उनमें से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा सकता है, लेकिन उसमें शर्तें लगा दी गई और उस बिल को होल्ड कर दिया गया और उसको लागू नहीं किया गया। अब उसमें संशोधन लाया गया था इसलिए कि ये परिसीमन किया जाए। तो परिसीमन क्या जरूरी था? परिसीमन का विपक्ष ने विरोध किया। उसकी वजह यह थी कि उनका कहना था कि जो है कुछ राज्यों में सीटें बढ़ जाएंगी और कुछ राज्यों में नहीं बढ़ेंगी। खास करके जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन्होंने इस पर एतराज जताया और वो आशंका जताई कि उनका जो राजनीतिक दखल है केंद्र की सरकार में वो कम हो जाएगा इससे, और इस वजह से उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि सरकार ने कहा कि सभी राज्यों की 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन सरकार ने जो बिल लाई थी उसमें ये लिखित में नहीं दिया और ये मौखिक वो कहते रहे और मौखिक का किसी ने विश्वास नहीं किया, इसलिए जो है इसका विरोध किया। तो ठीक है 50% सीटें बढ़ाई जाती, लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, यहाँ पे सीटें ज़्यादा बढ़ती और इन क्षेत्रों में जिस पार्टी का, मसलन भाजपा का होल्ड है एक तरीके से, वही यहाँ पे जीतती रहती है। तो इन क्षेत्रों में ही सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीत के वो केंद्र के सत्ता में बनी रह सकती है। बाकी के राज्यों में उसे उतना सीटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत भी मिल जाएंगी तो उसका काम चल जाएगा। तो इस तरह से उसका अपना एक उद्देश्य था कि इन राज्यों में जीत के और सत्ता में बने रहे हमेशा। इसको विपक्ष ने समझा और दक्षिण भारत के राज्यों ने, दूसरे और राज्यों ने जो दूसरे पश्चिम बंगाल और
दूसरे राज्य हैं वहाँ के जो विपक्षी दल है उन्होंने समझा, तो इसलिए इसके खिलाफ वोटिंग की और संशोधन बिल नहीं पास हो पाया। और इसी के कारण अब कहा जा रहा है कि महिला बिल नहीं लागू हो पाया, महिला बिल गिर गया और जो है वो हो गया, लेकिन ये सही नहीं है। महिला बिल तो पारित हो चुका है और उसे 3 साल बाद 2.5 साल बाद सरकार ने अचानक 16 तारीख को अधिसूचित भी किया आधी रात में। तो ये जो गतिविधियां हैं इनके कारण और उद्देश्य जो है इसमें आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये क्यों किए गए और किस लिए किए गए। तो उसमें सबका अपना अपना उद्देश्य था। सरकार का उद्देश्य ये था कि संविधान में संशोधन करके परिसीमन कराए, सीटें बढ़ाए और सत्ता पे अपनी पकड़ को मजबूत करे। और इसकी आड़ लिया महिला आरक्षण बिल को कि महिला आरक्षण बिल को ले आएंगे, कोई विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि महिला आरक्षण का विरोध करेगा तो वो उनके खिलाफ जाएगा। लेकिन विपक्ष ने ये सत्ता पक्ष की चाल को समझा और उन्होंने इसका विरोध किया, बिना इस खौफ के कि सरकार ये प्रचार करेगी कि विपक्ष ने जो है महिलाओं का मतलब अपमान किया, उनका हक नहीं दिया वगैरह वगैरह, ऐसी इस तरह की बातें करेंगी जो कि की ही जा रही हैं। लेकिन असलियत यह है कि परिसीमन का विपक्ष ने विरोध किया और जो उसके पीछे सत्ता पक्ष का उद्देश्य था उसको विफल किया। लेकिन इसमें सत्ता पक्ष ने दो चीजें लेके आए थे। एक ये कि अगर ये पारित हो जाता है, संविधान संशोधन बिल जो पारित हो जाता है, तो उनका एक उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा कि वो सीटें बढ़ा देंगे और उन बढ़ी हुई सीटों में से महिलाओं को आरक्षण भी दे देंगे और अपनी जो पकड़ है सत्ता पे वो भी मजबूत बनाए रखेंगे और कुछ राज्य इससे किनारे भी हो जाएंगे। उनकी उतनी ज्यादा उपयोगिता नहीं रहेगी केंद्र की सत्ता हासिल करने में। तो पहला उद्देश्य उनका विफल हो गया क्योंकि संविधान संशोधन पारित नहीं हो पाया। तो उन्होंने दूसरे उद्देश्य को जो है इससे पूरा करने की कोशिश की और कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य ये था कि विपक्ष को महिला विरोधी बता के जो है, जो अभी चुनाव जिन राज्यों में होने वाले हैं वहां लाभ उठाओ और आगे चल के भविष्य में भी एक लाभ उठाओ, एक नैरेटिव अभी से बना के रखो जो आने वाले चुनाव में भी इसका लाभ लिया जाए। कुल मिला के इसके दो उद्देश्य थे कि अगर पारित हो जाए तो अपनी सत्ता मजबूत कर ली जाएगी, सत्ता पे पकड़ मजबूत कर ली जाएगी, और अगर नहीं पारित हुआ तो एक नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि विपक्ष जो है महिलाओं के खिलाफ है, उनका विरोधी है और उनका आरक्षण नहीं लागू होने दिया। तो इस क्रिया के पीछे दो उद्देश्य थे सत्ता पक्ष के, और जो प्रतिक्रिया हुई विपक्ष की बिल पास नहीं होने दिया, उसका उद्देश्य यह था कि बिल अगर पास हो गया तो जो सत्ता पक्ष का उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष के एक उद्देश्य को, जो कि सत्ता पर पकड़ बनाए रखने वाला था, उसको तो उसने विफल किया। लेकिन सत्ता पक्ष का जो दूसरा उद्देश्य था कि वो विपक्ष को महिला विरोधी कर देगा, उस उद्देश्य को वो विफल नहीं कर पाया और एक नैरेटिव सत्ता पक्ष ने सेट कर दिया कि विपक्ष जो है महिला आरक्षण विरोधी है, महिला विरोधी है, महिलाओं का अपमान किया, इस तरह की बातें अब वो सेट कर लेगा। तो एक क्रिया के पीछे दो उद्देश्य थे, एक उद्देश्य जो है विफल रहा, दूसरे में वो काफी हद तक सफल रहेगा। हालांकि विपक्ष भी इसे समझाएगा और जो समझदार लोग हैं वो इस चीजों को समझेंगे। लेकिन जो राजनीतिक क्रिया होती है उसके कारण और उद्देश्य जो है जरूर होते हैं और उसी हिसाब से उसकी प्रतिक्रिया भी होती है और प्रतिक्रिया के भी कारण और उद्देश्य होते हैं। तो इस मामले में कारण और उद्देश्य आपको समझाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने सही काम इसलिए किया कि परिसीमन नहीं होगा तो जो लोकसभा की सीटें हैं वो नहीं बढ़ेंगी
850 सांसद अगर हो जाएंगे तो ये एक सरकारी खजाने पे बोझ होगा, बेवजह जो है सीटें बढ़ेंगी और सरकारी खजाने पे बोझ होगा, जो अंततः जनता पर ही आएगा। और 543 सीटें अभी लोकसभा में हैं, 543 सांसद कम नहीं होते हैं, ये बहुत ज्यादा संख्या है और इनको बढ़ाने का ना तो कोई औचित्य है ना ही कोई मतलब है। और इनके बढ़ाने का मतलब है जनता पे बोझ डालना, बेवजह जो है सरकारी खजाने पे बोझ डालना। सांसदों पर सालाना करीब 5 करोड़ रुपया खर्च होता है, केवल खर्च होता है, बाकी और भी सारी चीजें होती हैं, तो उससे देश बचेगा। ये एक जो है अच्छा काम हुआ कि ये बिल पारित नहीं हुआ और परसीमन के द्वारा जो 850 लोकसभा सीटें की जानी थी वो फिलहाल तो नहीं हो पाएंगी, अब आगे भविष्य में देखा जाएगा कि कब क्या होगा। लेकिन जब भी ये किया जाएगा ये सही नहीं कहा जाएगा, ये जनता पर बोझ पड़ेगा, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा अनावश्यक, आम जनता को इसका भुगतान करना पड़ेगा। बाकी जो पैसे वाले हैं उन पे इस पे असर नहीं पड़ेगा और जो पैसे वाले हैं वही राजनीति में भी आते हैं और फिर वो अपनी कमाई की जो है भूमिका सेट कर लेंगे, अपने लिए रोजगार सेट कर लेंगे। लेकिन आम जनता का इससे भला नहीं होता। भला इसलिए भी नहीं होता कि जनता का प्रतिनिधित्व के नाम पे संसद में जाते हैं और इतना सब उन पर खर्च होता है और सुरक्षा आदि पे खर्च होता है, लेकिन संसद में कोई कुछ करता नहीं है जनता के लिए, कुछ भी नहीं करता है। यहाँ तक कि उसे बोलने का भी मौका नहीं मिलता। बहुत सारे सांसद तो बोलते भी नहीं है, एक सेशन निकल जाता है और वो बोलते भी नहीं है और इसलिए भी बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिलता है। कुछ लोगों को मौका दिया जाता है, बाकी लोग चुपचाप वहाँ सुनते हैं और मेज थपथपाते हैं। तो मेज थपथपाने के लिए जो जनप्रतिनिधित्व है उसे चुना जाए यह ठीक नहीं है। सरकारी खजाने पे बोझ डाला जाए कि आपका प्रतिनिधि जो है वहां पे जाके मेज थपथपाए किसी भी बात पे, बेवजह जो तर्कसंगत है नहीं है उस पे जाके आप मेज बजाओ और इसके लिए जनप्रतिनिधि चुना जाए, ये ठीक नहीं लगता है। और इस हिसाब से ये सही है कि जो है ये परसीमन ना किया जाए, लोकसभा की सीटें ना बढ़ाई जाए, 543 सीटें ही बहुत हैं। प्रयास तो ये किया जाए कि इसको कम किया जाए, प्रतिनिधित्व उतना ही रहे सांसदों का जितना कि लोकसभा में बोल पाए, उनको बोलने का मौका मिले और जनता की समस्याएं उठा पाए। बाकी क्षेत्रों में जाके कोई भी सांसद जनता के लिए कोई काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है वो। हाँ, एक सरकार बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है कि वो उनके द्वारा एक नेता चुना जाता है जिसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन होता है और सरकार चलाते हैं। तो उसके लिए जो है 543 सांसद बहुत है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ तक ये मेरी समझ थी वो मैंने जो है इसको विश्लेषित करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तर्कसंगत लगा होगा और आप इससे सहमत होंगे और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।